So the last topic, and the last topic is helium neon laser. Okay, so if we are talking about helium neon laser, so helium and neon both are gases. दैट मीन्स दिस लेज़र इज़ गैस लेज़र. जो एक्टिव मीडियम है वो रहेगा गैस के फॉर्म में. अभी बात करते हैं पंपिंग की या फिर एक्टिव सेंटर्स की. इसमें जो एक्टिव सेंटर्स हैं, सो एक्टिव सेंटर्स हैं हेलियम नियॉन में नियॉन एटम्स. इसका मतलब है जो भी ट्रांजिशंस होने वाले हैं वो नियॉन के होने वाले. अब फिर से क्वेश्चन ये आता है कि नियॉन खुद होके एक्साइट होता है क्या? इस प्रोसेस में नियॉन खुद होके एक्साइट नहीं होता. ओके, सो नियॉन को अगर हमें एक्साइट करना है, सो नियॉन को एक्साइट करने का काम करेगा हीलियम एटम. दैट मीन्स पहले हीलियम एटम एक्साइट होगा और हीलियम एटम नियॉन को एक्साइट करेगा. दैट मीन्स इस केस में हीलियम एटम जो है वो है होस्ट और नियॉन जो है वो है आपका एक्टिव सेंटर्स. अब फिर से अगर हम बात करें हीलियम की या फिर पंपिंग की, सो इस केस में जो हमें पंपिंग लगने वाली है वो दो टाइप की पंपिंग लगती है. सबसे पहला जो पंपिंग लगेगा वो लगेगा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, और सेकंड जो पंपिंग लगने वाला है वो लगेगा एटम एटम कोलिजन. दैट मीन्स एटम एटम कोलिजन. अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा. सो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड करती है आयोनाइजेशन ऑफ गैस एटम. दैट मीन्स ये करेगा आयोनाइजेशन किसका? गैस एटम का. अब ये किस टाइप से आयोनाइजेशन करेगा वो देखते हैं. अब इसलिए अगर हम हीलियम और नियॉन की अगर हम बात करें तो हीलियम नियॉन का जो रेशियो होता है वो होता है आपका 10:1. दैट मीन्स अगर आपका 10 हीलियम एटम है तो एक एटम होता है आपका नियॉन का. ये इसलिए होता है कि दैट मीन्स हमें मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ये रखनी है कि हीलियम एटम मैक्सिमम रहे और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रहे देयर इज कोलिजन बिटवीन हीलियम एंड नियॉन एटम. नाउ नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें आयोनाइजेशन कैसे होगा. सपोज अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो जिसका एटॉमिक वेट कम है उसका आयोनाइजेशन होगा. अब एटॉमिक वेट किसका कम है? हीलियम का, तो ऑब्वियसली हीलियम का आयोनाइजेशन होगा. सो हीलियम का जो आयोनाइजेशन होगा वो होगा हीलियम एटम आयोनाइजेस टू He+ आयंस प्लस इलेक्ट्रॉन. दैट मीन्स सपोज अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये है नेगेटिव इलेक्ट्रोड. दैट मीन्स इसकी वजह से हीलियम का आयोनाइजेशन होगा He+ आयन प्लस इलेक्ट्रॉन. सो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स एंड हीलियम आयंस मूविंग टुवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स. अब इस पूरे के पूरे प्रोसेस में क्या होगा, जब भी इलेक्ट्रॉन जाएंगे टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स, सो उस केस में इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड होगी अनआयोनाइज हीलियम एटम में. मतलब सिंपल चीज़ें, अगर मेरे पास 10 हीलियम एटम है, 10 हीलियम एटम में से अगर 5 हीलियम एटम का आयोनाइजेशन हुआ, दैट मीन इसके बन गए आयंस. सो ऑब्वियसली 5 हीलियम एटम्स अनआयोनाइज बने. सो इसमें बने हमारे 5 हीलियम आयंस प्लस 5 इलेक्ट्रॉन्स. व्हेन दिस इलेक्ट्रॉन्स मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, सो दीज इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विथ अनआयोनाइज हीलियम एटम्स. इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन अपनी पूरी की पूरी एनर्जी देगा हीलियम एटम को, और जिसकी वजह से हीलियम एटम एक्साइट होगा. इस प्रोसेस में एक्साइट होने वाला है हीलियम एटम. ना अगर हम अभी नेक्स्ट पंपिंग की अगर बात करें तो ये है एटम एटम कोलिजन. आप सबको पता है इसमें एक एक्साइटेड एटम, पहला जो एटम होगा वो होगा एक्साइटेड, दूसरा जो एटम होगा वो होगा नॉन एक्साइटेड. अभी इस कोलिजन में क्या होता है, एक्साइटेड एटम कोलाइड होता है नॉन एक्साइटेड एटम में, जिसमें एक्साइटेड एटम अपनी पूरी की पूरी एनर्जी ट्रांसफ़र करता है नॉन एक्साइटेड एटम को. ऑब्वियसली अभी ऊपर वाले प्रोसेस में जो हमारा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ने किसको एक्साइट किया? हीलियम को. अब सेकंड प्रोसेस में ये जो एक्साइटेड हीलियम एटम है ये कोलाइड होगा नियॉन एटम में, जिसकी वजह से हीलियम की पूरी एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाएगी नियॉन को और नियॉन एक्साइट होगा. ओके, दैट मीन्स नियॉन इज योर एक्टिव सेंटर्स जिसको हमें एक्साइट करना है, लेकिन नियॉन डायरेक्टली एक्साइट नहीं हुआ. नियॉन को एक्साइट करने का काम किसने किया? हीलियम ने. हेंस हीलियम इज योर होस्ट. ठीक है, अभी फिर से अगर बात करते हैं इस लेज़र की, तो हीलियम नियॉन लेज़र में एक्चुअल जो आउटपुट है इन केस ऑफ हीलियम नियॉन लेज़र, सो यहाँ पे एक्चुअली 3 आउटपुट मिलते हैं, 3 डिफरेंट स्टिमुलेटेड इमिशन. अब इसमें से किसको बाहर निकालना ये डिसाइड करेगा ऑप्टिकल रेजोनेंट कैविटी. दैट मीन्स इसमें जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा 6328 एंगस्ट्रॉम, 11500 एंगस्ट्रॉम एंड 33900 एंगस्ट्रॉम. ये एक्चुअली इस केस में 3 लेज़र मिलते हैं इसमें. अब 3 में से हमें 3 तो साइमल्टेनियसली नहीं निकाल सकते, हमें किसी एक को बाहर निकालना है. सो अगर सपोज मुझे इसको बाहर निकालना है तो इसके लिए मुझे रेजोनेंट कैविटी की कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी. ऑब्वियसली एक मिरर के एंड से दूसरे मिरर के एंड तक स्टैंडिंग वेव पैटर्न बनना चाहिए. स्टैंडिंग वेव पैटर्न कब बनेगा? जब स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट आपका सेम हो. आर यू गेटिंग? सो अगर ये कंडीशन मैंने इसके लिए एडजस्ट की, सो कंडीशन होगी 2L = m लैम्बडा, वेयर लैम्बडा इज दिस.
अगर मैं ये कंडीशन इसके लिए एब्जॉर्ब कंसिडर करता हूँ तो ये, दैट मीन्स इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, हर बार लेंथ चेंज करना पड़ेगा। इसलिए इसमें जो ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब है इसमें रेजोनेंट कैविटी की लेंथ एडजस्टेबल होती है, जिसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। आर यू गेटिंग? रूबी लेज़र में ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि रूबी लेज़र में आपका सिर्फ एक सिंगल आउटपुट था, लेकिन इसमें कितने आउटपुट है, 3। अब हम जो भी लेज़र देखते हैं, जैसे हमारे जो लैब में है उसमें ये जो लेंथ है ये फिक्स है, तो हमारे लैब में जो है वो 6328 वाला है, इसलिए ये आउटपुट वहाँ पे बाहर नहीं पड़ सकते। लेकिन जब उन्होंने बनाया था तो उसमें ये एडजस्टमेंट होता है, दैट मीन्स किसको आपको बाहर निकालना है, उसके लिए आप लेंथ को एडजस्ट करोगे। सो कुछ बेसिक चीज़ें जो अभी तक हमने समझी इसमें, एक सबसे पहले इसमें जो एक्टिव सेंटर है, सो एक्टिव सेंटर है आपका नियॉन, ठीक है। नियॉन को अगर एक्साइट करना है तो नियॉन डायरेक्टली एक्साइट नहीं होगा, पहले हीलियम एक्साइट होगा। हीलियम क्यों एक्साइट हो रहा है, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन कोलाइड हो रहा है, मतलब हीलियम का जो एक्साइटेशन है वो एक्साइटेशन हो रहा है ड्यू टू कोलिजन विथ इलेक्ट्रॉन्स। और सेकंड केस में जो एक्साइटेड हीलियम एटम है ये कोलाइड होगा नियॉन एटम में, जिसमें एक्साइटेड हीलियम एटम अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेगा नियॉन को। ये बेसिक चीज़ें हमें इस केस में लगने वाली है। ओके, अगेन इसका जो वर्किंग है ये वर्क करता है 4 लेवल पे। अगर ये 4 लेवल पे वर्क करता है दैट मीन्स इसका मोड ऑफ ऑपरेशन रहेगा दैट इज़ कंटिन्यूस वेव मोड। इट इज़ ऑपरेटेड इन कंटिन्यूस वेव मोड। ओके, सो लेट स्टार्ट। अभी हम देखते हैं इसका वर्किंग। सबसे पहले अगर हमें वर्किंग देखना है सो हमें इसका देखना पड़ेगा, जस्ट अ मिनट। तो इसके वर्किंग के लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा इसका कंस्ट्रक्शन। अगर हम कंस्ट्रक्शन की अगर बात करते हैं हीलियम नियॉन लेज़र की, सो इस टाइप से होता है हीलियम नियॉन लेज़र। ओके, सो इसमें कुछ भी नहीं है, ये एक लॉन्ग ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब है, ये कंप्लीट, ठीक है। इसके अंदर जो गैसेस भरी हुई है वो गैसेस भरी हुई है हीलियम एंड नियॉन, और दोनों का जो रेशो है वो है 10:1। दैट मीन्स 10 अगर आपके हीलियम एटम है तो 1 रहेगा आपका नियॉन एटम। अब इसके अंदर हमें देना है ग्लास डिस्चार्ज, दैट मीन्स यहाँ पे हीलियम का करना है आयोनाइजेशन। सो इसके लिए प्रोवाइड किए जाते हैं 2 इलेक्ट्रोड, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड करेगी आयोनाइजेशन ऑफ गैसेस। उसके बाद में हमें लगेंगे 2 मिरर। सो जो एंड है ट्यूब की उसमें हम रख देंगे 2 इलेक्ट्रोड, जिसमें से एक रहेगा ऑब्वियसली 100% रिफ्लेक्टर एंड सेकंड वन इज सेमी ट्रांसपेरेंट। और फिर से जैसे मैंने कहा कि इसमें 3 आउटपुट है, सो ये हो गया आपका लेंथ ऑफ रेजोनेटिंग कैविटी। तो इसमें होता है एडजस्टेबल इंक्लाइन ग्लास विंडो, दैट मीन्स अगर मैं इस लेंथ को एडजस्ट करूँ तो ऑब्वियसली लेंथ कम ज़्यादा होगी। आर यू गेटिंग? इस टाइप से अगर मैं इसको चेंज कर रहा हूँ तो लेंथ चेंज हो रही है। लेंथ अगर चेंज होगी तो कौन सा आउटपुट बाहर निकालना वो हम डिसाइड कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर हम पूरा की पूरा अगर वर्किंग देखें तो कुछ भी नहीं है, सिंपली ये आपका एक इलेक्ट्रोड है, ठीक है, ये आपकी ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब है। अब ये जो ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब है ये बहुत ही नैरो है, इसका जो डायमीटर है, डायमीटर इज़ ओनली 1 सेंटीमीटर। भाई अगर हम इसकी लेंथ की अगर हम बात करें, ये आपका दूसरा इलेक्ट्रोड और इसका ये इंक्लाइन, यहाँ पे हमने इसको फिक्स कर दिया, सील्ड कर दिया। जो एडजस्टेबल इंक्लाइन ग्लास विंडो है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड दे दिए, लेट इट इज़ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, लेट इट इज़ नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और यहाँ पे हमने 2 मिरर रख दिए। दिस वन इज सेमी ट्रांसपेरेंट एंड दिस वन इज दैट मीन्स 100% रिफ्लेक्टिंग। सो लाइट मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बाद में निकलेगी कौन से डायरेक्शन से, ऑब्वियसली एक्सियल डायरेक्शन से। और इसका जो आउटपुट हम निकालने वाले हैं वो है 6328 एंगस्ट्रॉम। कैसे क्या वो देखते हैं। सो इट इज़ सिंपली कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर, इसका लेंथ है, और इसका जो डायमीटर है, डायमीटर इज ओनली 1 सेंटीमीटर बिकॉज डायमीटर इज़ वेरी वेरी नैरो। द ट्यूब इज सील्ड, हमने ट्यूब को सील्ड कर दिया विद द हेल्प ऑफ इंक्लाइन एडजस्टेबल ग्लास विंडो। वहाँ एडजस्टेबल ग्लास विंडो क्योंकि इसमें एक्चुअली 3 आउटपुट है, 1 2 3, जिसको बाहर निकालना इसके लिए हमें लेंथ को एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके, एंड 2 रिफ्लेक्टर्स, ऑब्वियसली फेवरी पेरोड रेजोनेटर लगेगा, इसलिए हमने एंड में 2 रिफ्लेक्टर रख दिए। अब अगर हम इसके वर्किंग की अगर बात करते हैं तो ऑब्वियसली सबसे पहले एक्साइट कौन होने वाला है, सबसे पहले एक्साइट होने वाला है हीलियम एटम। अब हम वर्किंग की अगर हम बात करें, सो हमारा जो मेन एक्टिव सेंटर है, द एक्टिव सेंटर इज नियॉन एटम। सो हमें एक्साइट करना है डेफिनेटली नियॉन को। सो इसमें अगर हम एनर्जी लेवल की अगर हम बात करें तो हमारे पास एक्चुअली अभी 2 एटम है, दोनों की एनर्जी मुझे शो करना है, एक है हीलियम एटम, दूसरा है नियॉन एटम। सो एनर्जी का कैसा है, हमारा जो मेन है वो है नियॉन, इसलिए हम जो सिंबल यूज़ करेंगे दैट मीन्स सिंबल, हम सिंबल ई यूज़ करेंगे एनर्जी जो रिप्रेजेंट करेगी नियॉन की, और एफ, ई के बाद में आएगा एफ, तो एफ से हम रिप्रेजेंट करेंगे एनर्जी लेवल्स ऑफ हीलियम एटम। ये सिर्फ आपको याद रखना है।
दैट मीन्स एफ जो है वो एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है हीलियम की, और नियॉन की जो एनर्जी वो रिप्रेजेंट की जा रही है ई से। अब अगर हम हीलियम की बात करें तो हीलियम में होती है 3 एनर्जी लेवल। दैट मीन्स ऑब्वियसली F1, उसके बाद में सेकंड होता है F2 एंड थर्ड होता है F3। दीज आर दी एनर्जीज ऑफ हीलियम एटम्स। ऑब्वियसली F1 इज ग्राउंड स्टेट, F2 अनदर एक्साइटेड स्टेट, अनदर एक्साइटेड स्टेट जो उसके अंदर प्रेजेंट होती है। नियॉन की अगर हम बात करें तो नियॉन में टोटल होती है 6 एनर्जी लेवल्स। अब नियॉन की एनर्जी हम किससे रिप्रेजेंट करने वाले हैं? ई से। सो ऑब्वियसली E1 होगी उसकी ग्राउंड स्टेट। सभी का ग्राउंड स्टेट की एनर्जी सेम होती है। दैट मीन्स F1 और E1 आपकी एक लेवल में आएगी जब आप उसको रिप्रेजेंट करोगे। नाउ नेक्स्ट, जितनी एनर्जी होती है F2 की इन केस ऑफ हीलियम, एग्जैक्टली उतनी सेम एनर्जी होती है E4 की इन केस ऑफ नियॉन। मतलब नियॉन में जितनी एनर्जी होती है E4 लेवल की उतनी ही एनर्जी होती है हीलियम में F2 लेवल की, और जितनी एनर्जी होती है F3 लेवल की इन केस ऑफ हीलियम उतनी ही एनर्जी होती है नियॉन में E6 लेवल की। दैट मीन्स आप जब एनर्जी लेवल डायग्राम रिप्रेजेंट करोगे, इट मीन्स अगर मैंने F1 एक जगह पे दिखाया ग्राउंड लेवल पे तो मेरा E1 भी उसी जगह पे आएगा अगर इस टाइप से एनर्जी इंक्रीज हो रही तो। इट मीन्स अगर मेरा यहाँ पे अगर F2 आ रहा तो नियॉन में उसी लेवल में आएगा E4, जहाँ पे मेरा F3 आएगा नियॉन में उसी लेवल में आएगा E6। आर यू गेटिंग? नाउ अभी हम बात करते हैं रिमेनिंग एनर्जी की। सो ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में होगा E5, इन दोनों के बीच में होगा E3, इन दोनों के बीच में होगा E2। इन केस ऑफ नियॉन एटम देयर आर 3 मेटास्टेबल स्टेट्स, 3 मेटास्टेबल स्टेट्स हैं, जिसमें से E6 मेटास्टेबल स्टेट है, E4 मेटास्टेबल स्टेट है और E2 मेटास्टेबल स्टेट है। दैट मीन्स बात अगर करें हम नियॉन की तो नियॉन में टोटल 3 मेटास्टेबल स्टेट्स हैं, E6, E4 एंड E2। अगेन वी नो कभी भी 2 मेटास्टेबल स्टेट के बीच में पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव नहीं होता। पॉपुलेशन इन्वर्जन हमेशा अचीव होता है मेटास्टेबल स्टेट और नॉर्मल स्टेट के बीच में। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा ना। अभी हम बात करते हैं सबसे पहले हीलियम एटम। हीलियम एटम किस टाइप से एक्साइट होने वाला है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की, तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड। हीलियम का हुआ आयनाइजेशन तो बन गया हीलियम आयंस प्लस फ्री हो गया इलेक्ट्रॉन्स। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, जब इलेक्ट्रॉन जाएगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ तब ये कोलाइड होगा हीलियम एटम पे, और इलेक्ट्रॉन इसमें अपनी पूरी की पूरी एनर्जी देगा हीलियम एटम को, जिसकी वजह से हीलियम एटम एक्साइट होगा। सो हीलियम एटम आइदर एक्साइट होगा F1 से F2 में या फिर F1 से F3 में, और डिपेंड कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन ने उसको कितनी एनर्जी दी। दैट मीन्स F1 से F2 में चला गया, F1 से F3 में चला गया। सो यहाँ पे हुआ हीलियम एटम का एक्साइटेशन। हीलियम एटम का एक्साइटेशन क्यों हुआ? ड्यू टू कोलिजन विथ, क्योंकि इसका कोलिजन हुआ किसके साथ में? इलेक्ट्रॉन के साथ में। आर यू गेटिंग? अब देखते हैं इसका वर्किंग। दैट मीन्स अगर मुझे एनर्जी लेवल डायग्राम शो करनी है तो किस टाइप से होगा। सो हीलियम एटम जाएगा F1 से F2 में, F1 से F3 में। क्यों गया? ड्यू टू कोलिजन विथ इलेक्ट्रॉन्स। अभी हीलियम एटम कहाँ पे आ गए? F2 में और F3 में। यहाँ पे आएगा हमारा सेकंड पंपिंग। हमारा सेकंड पंपिंग क्या कहता है? हमारा सेकंड पंपिंग कहता है एटम एटम कोलिजन, जिसमें एक्साइटेड एटम कोलाइड होगा नॉन एक्साइटेड एटम में। अभी अगर F2 वाला हीलियम एटम जिसके पास एनर्जी है F2, अगर ये कोलाइड हुआ नियॉन एटम में तो इसमें पूरी की पूरी एनर्जी जो F2 की है वो ट्रांसफर हो जाएगी नियॉन को, और F2 की जितनी एनर्जी है उतनी नियॉन में होती है E4 में। मतलब F2 में अगर कोलिजन हुआ तो नियॉन चला जाएगा अभी E1 से E4 में, और अगर कोलिजन हुआ F3 में तो नियॉन जाएगा E1 से E6 में। मतलब सिंपली F2 से E4 में और F3 से E6 में एनर्जी ट्रांसफ़र होने वाला है। जितनी एनर्जी F2 के पास थी कोलिजन के बाद में वो एनर्जी चली जाएगी E4 के पास में। दैट मीन्स इन दोनों के बीच में होगा एटॉमिक कोलिजन में एनर्जी ट्रांसफ़र। सो ऑब्वियसली अभी जो हमारे नियॉन एटम है वो आएंगे E4 में और E6 में। अब जितने कोलिजन्स बढ़ेंगे हीलियम और नियॉन एटम के F2 लेवल में, उतना ही पॉपुलेशन नंबर ऑफ एटम्स बढ़ेंगे नियॉन के E4 में। जितने कोलिजन बढ़ेंगे F3 में उतने ही नंबर ऑफ नियॉन एटम्स बढ़ेंगे E6 में। मतलब जितने कोलिजन्स बढ़ने वाले हैं F2 और F3 में हीलियम और नियॉन एटम के, उतना ही नियॉन एटम का पॉपुलेशन बढ़ेगा एट एनर्जी लेवल E4 एंड E6 रिस्पेक्टिवली। ओके, सो अभी हमारे पास नियॉन एटम कहाँ कहाँ है? नियॉन एटम हमारे होंगे E6 में और E4 में। सो थोड़ी देर में पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव हो जाएगा। कहाँ का अचीव होगा? E6 और E5 में, पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी E6 एंड E3 में, क्योंकि E6 और E2 में तो हो ही नहीं सकता। तो सेकंड पॉसिबिलिटी E6 एंड E3।
थर्ड पॉसिबिलिटी E4 भी मेटास्टेबल स्टेट है, सो E4 एंड E3, E4 और E2 में नहीं होगा, थर्ड पॉसिबिलिटी इज E4 एंड E3। इसका मतलब है यहाँ पे जो स्टिमुलेटेड इमिशन मिलेंगे वो 3 मिलेंगे, एक E6 से E5 मिलेगा, E6 से E3 मिलेगा और E4 से E3 मिलेगा। हैंस यहाँ पे एक्चुअली जो लेज़र मिलते हैं वो मिलते हैं 3। गेटिंग इट? अब वो कैसे मिलते, क्या मिलते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं कि एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे आएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे दे रहा हूँ एनर्जी लेवल ऑफ हीलियम एटम, जो मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ पे एनर्जी लेवल में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ नियॉन एटम्स की। सो ऑब्वियसली हीलियम में कितनी एनर्जी लेवल है? टोटल 3, F1, F2 एंड F3। ठीक है। अब अगर हम नियॉन की अगर मैं बात करूँ तो जितना एनर्जी F1 का है वो तो ग्राउंड स्टेट है, तो नियॉन में रहेगा वो E1 का। अब जितना एनर्जी F2 का है एग्जैक्टली उतना ही एनर्जी होता है E4 का, मतलब F2 के साथ में मैं सेम लेवल पे रखूँगा E4 को। और जितना एनर्जी होता है F3 का उतना ही एनर्जी होता है नियॉन में E6 का, मतलब इसके सेम लेवल में रहेगा E6। अब बची बात कौन सी? जो रिमेनिंग लेवल की है, तो यहाँ पे जाएगा हमारा रिमेनिंग जो बचा हुआ है दैट इज़ E5। E5 के बाद में जो हमारा बचा हुआ है दैट मीन्स E3। E3 के बाद में हमारा बचा हुआ है E2। ओके, ये हो गया हमारा बेसिक, जो हमने सिर्फ एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट किया है विद द हेल्प ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। अब अगर हम बात करें इसमें मेटास्टेबल स्टेट की, तो E2 मेटास्टेबल स्टेट है, ठीक है। उसके बाद में E4 मेटास्टेबल स्टेट है और E6 मेटास्टेबल स्टेट है। नाउ इनिशियली क्या होगा कि हमारे जो भी नियॉन एटम्स है और हीलियम एटम्स है वो कहाँ पे रहेंगे? ग्राउंड स्टेट में। सो जो हीलियम एटम्स है जो भी ग्राउंड स्टेट में थे, तो सबसे पहले क्या हो रहा है? सबसे पहले हो रहा है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन किस पे कोलाइड हो रहे हैं? हीलियम एटम पे, और हीलियम एटम को एक्साइट कर रहे हैं। तो हीलियम एटम एक्साइट होगा F1 से F2 में या फिर F1 से F3 में। सो देयर आर 2 पॉसिबिलिटी, आइदर दे कैन एक्साइट फ्रॉम F1 टू F2 या फिर F1 टू F3। मतलब अभी हमारे जो एटम्स है हीलियम एटम्स वो गए F1 से F2 में या फिर F1 से F3 में। मतलब यहाँ पे हुआ एक्साइटेशन, अगर मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है तो एक्साइटेशन ड्यू टू क्यों हुआ? कोलिजन विथ इलेक्ट्रॉन्स। इसका जो कोलिजन हुआ वो किसके साथ में हुआ? इलेक्ट्रॉन्स के साथ में। नाउ अभी हमारे हीलियम एटम्स कहाँ पे आ गए? F2 में, और हीलियम एटम कहाँ पे है? F3 में। अगर ये F2 वाला हीलियम एटम कोलाइड होता है नियॉन एटम पे, तो इसमें हो गया सेकंड पंपिंग एटम एटम कोलिजन, जिसमें एक्साइटेड हीलियम एटम अपनी पूरी की पूरी एनर्जी ट्रांसफर करेगा नियॉन एटम को। इसका मतलब है यहाँ पे अब एनर्जी ट्रांसफर हो जाएंगी F2 से E4 में, क्योंकि दोनों की एनर्जी सेम है। अब नियॉन एटम कहाँ पे आएंगे? E4 में। अगर कोलिजन हुआ F3 में, सो ये एनर्जी चली जाएगी किसमें? E6 में। मतलब जो भी एक्साइटेड हीलियम एटम F2 में था उसका कोलिजन हुआ नियॉन के साथ में, उसने पूरी की पूरी एनर्जी ट्रांसफर कर दी नियॉन को, तो नियॉन आया E4 में। अगर कोलिजन यहाँ पे हुआ तो नियॉन आएगा E6 में। मतलब इन दोनों लेवल के बीच में, इन दोनों के बीच में हो रहा है एनर्जी ट्रांसफर। ठीक है, कौन से प्रोसेस में? इन एटॉमिक कोलिजन। ओके, अब जितने कोलिजन बढ़ेंगे F2 में उतना नियॉन एटम का पॉपुलेशन बढ़ेगा E4 में, जितने कोलिजन बढ़ेंगे F3 में उतना नियॉन एटम का पॉपुलेशन बढ़ेगा E6 में। सो विद इन वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम पॉपुलेशन इन्वर्जन इज अचीव। अब हमारे जो पॉपुलेशन है नियॉन का वो E4 में है और E6 में है। सो पॉपुलेशन इन्वर्जन E5 एम्प्टी है, E3 एम्प्टी है, E2 मेटास्टेबल स्टेट है। सो पॉपुलेशन इन्वर्जन कहाँ का अचीव होगा? सबसे पहले अचीव होगा बिटवीन E6 एंड E5। सेकंड पॉसिबिलिटी E6 एंड E3, इन दोनों के बीच में तो नहीं होगा क्योंकि दोनों मेटास्टेबल स्टेट है। एंड थर्ड पॉसिबिलिटी E4 एंड E3। दैट मीन्स कितने लेजर ट्रांजिशंस मिलेंगे इस केस में? इस केस में हमें मिलेंगे 3 लेजर ट्रांजिशंस। सबसे पहला, अगर हमें लेज़र मिल रहा है बिटवीन E6 एंड E5, ये पहला लेज़र है। दूसरा लेज़र E6 एंड E3, ये सेकंड लेज़र है। एंड थर्ड लेवल E4 एंड E3। दैट मीन्स इस पूरे के पूरे लेज़र में 3 लेज़र मिलेंगे। अगर हमारा पहला ट्रांजिशन होता है E6 टू E5, तो इसमें लेज़र मिलता है जिसका वेवलेंथ होता है 33900 एंगस्ट्रॉम। अगर E6 से E3 में ट्रांजिशन हुआ तो इसका वेवलेंथ होगा 6328 एंगस्ट्रॉम। और अगर E4 से E3 में हुआ तो इसका वेवलेंथ होगा 11500 एंगस्ट्रॉम। ओके, नाउ अभी हमारे एटम्स कहाँ पे आए? E3 में। नाउ E3 इज नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट, सो एटम तो यहाँ पे रुकेंगे नहीं नियॉन एटम्स, वहाँ से सडनली कहाँ पे गिरेंगे? नीचे। द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस इमिशन। अभी क्वेश्चन ये है, अभी पूरे के पूरे एटम्स कहाँ पे आ गए? E2 में।
नाउ E2 इज मेटास्टेबल स्टेट्स, सो पूरे के पूरे आइटम्स यहाँ पे जमा होंगे। अगेन वी नो हमारा जो विड्थ है दैट डायमीटर इज़ वेरी वेरी नैरो, ये नैरो इसलिए रखा जाता है क्योंकि उसका रीज़न अभी यहाँ पे मिलेगा। सपोज अगर यहाँ पे अभी 2 आइटम आ गए, ओके, इसके बीच में अगर तीसरा आइटम आया तो ये आइटम इधर ड्रिफ्ट होंगे, ये आइटम इधर ड्रिफ्ट होंगे, और अगर आइटम आया तो ये आइटम इधर ड्रिफ्ट होंगे, ये आइटम इधर ड्रिफ्ट होंगे, ऐसे कंटिन्यूसली आइटम आएंगे। सो इसमें क्या है कि हमारी जो वॉल्स हैं दैट मीन जो डायमीटर है, डायमीटर बहुत ही कम है। सो ऐसे ही ये आइटम्स ड्रिफ्ट होते जाएंगे एंड दे कैन कोलाइड विथ वॉल्स ऑफ रेजोनेटर। ये इस केस में कोलाइड हो जाएंगे इस वॉल्स के साथ में। जैसे ये कोलाइड होंगे वॉल्स के साथ में, दे लूज देयर एनर्जी, पूरी की पूरी एनर्जी उनकी लूज हो जाएगी इन दिस कोलिजन, दे लॉस देयर एनर्जी, और वहाँ से वो गिरेंगे नीचे, मतलब यहाँ से उनको ज़बरदस्ती नीचे लाया गया, तो यहाँ से ऊपर से नीचे उनका हो रहा है डी एक्साइटेशन ड्यू टू, क्यों हुआ, कोलिजन हुआ इन एटम का विथ वॉल्स ऑफ रेजोनेटर। इसका रेजोनेटर की जो भी वॉल्स है उसके साथ में कोलिजन हुआ, और उसके बाद में नियॉन एटम्स कहाँ पे आ गए, नीचे, फॉर द फर्दर ट्रांजिशन फिर से जाएंगे ऊपर। इस तरह से वर्क करता है हेलियम नियॉन लेजर, जो बहुत ही ईजी समझने के लिए, कुछ भी नहीं है। F1 के साथ में E1 मैच हो रहा है, F2 के साथ में E4, F3 के साथ में E6, यहाँ से यहाँ पे गया, यहाँ से यहाँ पे गया, प्रोसेस कौन सा हुआ, एक्साइटेशन ड्यू टू कोलिजन विथ इलेक्ट्रॉन्स। फिर ये जो एक्साइटेड हीलियम एटम है वो कोलाइड हुए नियॉन पे, एक्साइटेड हीलियम एटम कोलाइड हुए नियॉन पे, तो नियॉन चला गया E4 में या फिर नियॉन चला गया E6 में। अब नेक्स्ट प्रोसेस, अब E6 से कहाँ पे आएंगे, E5 में, E6 से E3 में, E4 से E3 में। मतलब यहाँ पे एक्चुअल जो लेज़र मिल रहे हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन वो 3 जगह पे अचीव हो रहे हैं, बिटवीन पहला E6 एंड E5, दूसरा E6 एंड E3, और तीसरा E4 एंड E3। इसका मतलब यहाँ पे कितने लेज़र मिलेंगे, 3, ये फर्स्ट लेज़र, ये सेकंड लेज़र, ये थर्ड लेज़र। फिर E3 से, E3 नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट है, वहाँ से स्पॉन्टेनियस एमिशन होगा, एटम कहाँ पे आएंगे, E2 में। नाउ जब वो E2 में आएंगे सो E2 मेटास्टेबल स्टेट है, एटम्स यहाँ पे जमा होंगे, जमा होने के बाद दे कैन ड्रिफ्ट टूवर्ड्स वॉल्स, ठीक है, कोलाइड विथ वॉल्स, दे लॉस देयर एनर्जी एंड कम्स टू एनर्जी लेवल E1 फॉर द फर्दर ट्रांजिशन, एज इट इज़ बेस्ड ऑन द 4 लेवल वर्किंग स्कीम, हेंस इट इज़ ऑपरेटेड इन कंटिन्यूस वेव मोड। अब फिर से क्वेश्चन आएगा किसी को कि सर ये 4 लेवल क्यों है, हालांकि इसमें तो 6 एनर्जी लेवल है, लॉजिकली देखा जाए तो E1, E2, E3, E4 एंड E6। अब देखो अगर मैं ये वाले आउटपुट की बात करूँ, जनरली ये आउटपुट के लिए हम यूज़ करते हैं इसको 6328 में। अब 6328 में एटम इनिशियली कहाँ पे होंगे, E1 में, ओके, E1 से कोलिजन हुआ F3 में, मतलब एटम डायरेक्टली E1 से कहाँ पे गए, E6 में, मतलब पहले इसमें इन्वॉल्व हुआ E1, E1 के बाद में इन्वॉल्व हुआ E6, अब E6 से कहाँ पे आए, E3 में, ओके, E3 से कहाँ पे आए, E2 में। दैट मीन्स अगर हम इसको थोड़ा सा ये अगर आउटपुट देखें 6328 में, या फिर एनी आउटपुट, कुछ भी अगर हम आउटपुट देखें तो इसमें क्या हो रहा है, कोई भी सिर्फ 4 एनर्जी लेवल इन्वॉल्व हो रही है। अब इसमें E1, E6, E3 एंड E4, हेंस ओनली 4 एनर्जी लेवल्स आर इन्वॉल्व। अगर मैं बात करूँ 11500 में तो 1, 2, 3, 4 4 ही इन्वॉल्व हो रही है। अगर मैं बात करूँ ये वाले आउटपुट में, सो E1 से E6, E6 से E5, E5 से सीधा E2 और E2 से E1, हेंस इट इज़ वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ 4 लेवल पंपिंग स्कीम। टू मच ईजी है, टू मच ईजी, कुछ भी नहीं है लिखने के लिए। अगर मैं बता रहा हूँ कि कैसे लिखना है तो वो तो सिर्फ आपको आपकी लैंग्वेज में लिखना है। आई होप ये वर्किंग तो समझ में आया होगा। ये अगर वर्किंग आई मीन टू से अगर आपको डायग्राम समझ में आई तो वर्किंग वैसे ही समझ में आएगा। नाउ द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हीलियम नियॉन, ये पढ़ लेना आपने, कर लेना।